हो गए? कुछ पूछना है तो पूछे। ऑनलाइन छात्र गुड मॉर्निंग, आशा है आप मुझे सुन पा रहे हैं। थोड़ी यहाँ की ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए क्लास का, इसमें एको हो रहा है। पीछे लास्ट रो में आवाज आ रही? ठीक है। और ये भी चैट भी ऑन कर दीजिएगा। तो ऑनलाइन छात्र अपना ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। यदि आपके पास एनसीईआरटी संबंधित कोई प्रश्न है तो चैप्टर नंबर सहित आप पूछ सकते हैं। वायुमंडल में हम कहाँ तक चले थे? वायुमंडल की संरचना हो गया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, वायुमंडल के संगठन पर सचित्र चर्चा करें, हो जाएगा? जो हमने कहा था कि लेयर्ड है, और जब ये संगठन करेंगे तो आप इसको क्या कहेंगे? परतदार। जब आप इस पे चर्चा करेंगे तो परतदार पे बात करिएगा। और साथ ही साथ में इसमें कहिएगा दो तरह से परत के आधार दो हो सकते हैं। एक किसके आधार पर हो सकता है? घनत्व के आधार पर है। ये प्रश्न है आपका, ये आपका उत्तर है। तो आप परतदार संगठन कहेंगे घनत्व के आधार पर। और अगला क्या है? ये किसके आधार पर? तापमान नहीं, ह्रास दर, तापीय ह्रास के आधार पर। घनत्व के आधार पर कौन सा है? सममंडल और विषम मंडल। और तापीय ह्रास के आधार पर नीचे क्षोभ, फिर और फिर ठीक है, थर्मोस्फीयर। इसके ऊपर क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो ये आपके 4 मंडल हो गए। ठीक है। ये चैट बहुत मैक्सिमाइज्ड है, मतलब इसका साइज जो है ना थोड़ा सा कम कर दो, पेज साइज, नहीं तो आपके एक ही चैट आएगी। सर कैन आई एक्सप्लेन? सर उष्ण कटिबंधीय आदु। हाँ बस इतना इतना ठीक है, इतने में पढ़ने में आ रहा है। धन्यवाद। कितना करा दिया सर ने? सर सिर्फ रिवाइज करा रहे। सर आपने शोभ सीमा बताया था, विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18, और इस पर इसका कारण मैंने किताबों में ढूंढा तो लिखा था कि ऊंचाई संबंध। सर समझ में नहीं आया। ठीक है, पहले ये प्रश्न आ गया। प्रश्न का ओके सब लोग? ऑनलाइन छात्र भी आंसर ओके लिखेंगे। अगर आप ये प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं, तो बताएं। ऑनलाइन छात्र एक ही कोड है आपके पास, यदि आता है तो आंसर ओके कि हाँ मैं लिख सकता हूं। यहां पर कोई छात्र जो ऐसा महसूस कर रहा है नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी वेदर रिपोर्ट भी आ रही है मेरे पास। शहर का नाम इंदरगढ़, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी विंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आंसर ओके आ रहा है। सभी लोग ये आंसर लिख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये ऑनलाइन छात्र ने पूछा है। इन्होंने शोभ सीमा पर प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो वायुमंडल का जो चित्र बनाएंगे, जो सचित्र बन रहा है, तो वो क्या बनेगा? पहला क्या बनेगा? शोभ सीमा, फिर समताप सीमा, फिर मध्य सीमा, ऐसा कुछ बनेगा। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेगा, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनेगा। बचता है शोभ। तो ये एक स्थित ऊंचाई नहीं है। हमने कहा 8 से 18, तो हम यहां औसत क्या लेते हैं? 13 किलो। ये तो आपका उत्तर का हुआ। अब ऑनलाइन छात्र ने प्रश्न ये पूछा है कि सर मैंने कहीं पे पढ़ा कि मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री ध्रुव है, सॉरी, ये विषुवत है। ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये है 13 किलोमीटर की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई?
13 किलोमीटर। एनसीईआरटी और सभी जगह लिखा है कि आपकी जो शोभ सीमा है वो क्या है, वो ऐसी है, हल्की सी ढलवा है, इसमें ढलान है। यहां पर कितना, 18 किलोमीटर, और यहां पर कितना, 8 किलोमीटर। तो बाकी किसी में ढलान नहीं, बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह का होता है। तो पहला तो ये बताने के लिए, जिस छात्र ने पढ़ा, बहुत अच्छा सवाल है, ये होना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल समझने के लिए, सवाल समझने के लिए, यहां पर क्या है, यहां पर तो वायु है ना, वायु है, वायु है। वह एक बात बताइए मुझे कि आपने एक भगोना में पानी लिया, पानी लिया और नीचे से गैस ऑन कर दी, ठीक है, और उस पर एक ढक्कन रखा। प्रेशर कुकर जो घर में होता है, प्रेशर कुकर रखते तो लॉक हो जाता है, लेकिन अब मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, भगोने पर मैंने एक छोटा सा ढक्कन रखा है। जैसे जैसे अंदर भाप बनेगी, ढक्कन को क्या होगा, उछलेगा, और गिर भी सकता है कि नहीं गिर सकता। क्यों गिर रहा है, क्योंकि अंदर की जो हवा थी, उस भगोने में जो हवा थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई, गर्म होकर संवहन होना शुरू हुआ, गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो धक्का देगी कि नहीं देगी, तो उससे ढक्कन गिर जाएगा। ये आपने वास्तविकता में अनुभव किया कि नहीं किया। इन दोनों में, ए और बी में, कहां पे गर्मी है। क्या मैं कह सकता हूं कि शोभ सीमा एक तरह का ढक्कन है। यहां पर जब हवा ज्यादा गर्म होगी तो ये क्या करेगी, 13 के ऊपर धकेल देगी, धकेल देगी कि नहीं धकेल देगी, है ना। और मुझे बताइए, कोई चीज बहुत ठंडी होती तो वो सिकुड़ जाती कि नहीं सिकुड़ जाती। तो यहां की हवा का क्या होगा, विस्तरण, यहां की हवा फैलेगी, और यहां की हवा, यहां पर क्या हो रहा है, संकुचन। तो यहां की हवा क्या है, नीचे की तरफ आएगी। क्या मैं कह सकता हूं यहां ठंडी भारी हवा है और यहां गर्म हल्की हवा है। अब ये एनसीईआरटी का एक स्टाइल है, एनसीईआरटी अपनी बात को एक पंक्ति में कह के बंद कर देती। अभी आप पे छोड़ा जाता है कि कवि की कल्पना, समझिए कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहे थे। आशा है आपको यहां से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो केवल शोभ सीमा ऐसी है जो हल्की ढलवा होती है। ढलवा क्यों होती है, अगर इसमें तापमान की असमानता न होती तो ऐसा ना होता, ठीक है। तो मेरा बेटा 10वीं क्लास में है, वो अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अभी मई में उसके बोर्ड की परीक्षा होगी। वो भारतीय बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहा है, तो इसलिए भारतीय समय में नहीं है, दूसरे समय में देगा। भारत के बोर्ड के परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। तो कल उसने कुछ पढ़ रहा था फिजिक्स में, तो उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि खेल के मैदान में खिलाड़ी जब दौड़ते हैं, उनको बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी लग रही होती है, तो पानी की बोतल से अपने चेहरे पर पानी डाल लेते हैं। सादा पानी होता है जो सामान्य तापमान होता है, तो वो तो सामान्य पानी है, वो तो ठंडा पानी भी नहीं है, तो वो अपने चेहरे पर वो पानी क्यों डालते हैं, उससे उन्हें राहत क्यों मिलती है। उसका ये डाउट था, वो क्लास 10th में है अभी, मुझे उसको उत्तर देना था। आप क्या उत्तर देंगे। शाहिद कह रहे हैं सर मेरा डाउट क्लियर हो गया, अच्छी बात है। किसी का मन छोटा हो रहा हो तो जिगरा बढ़ाओ और उत्तर दो, मन छोटे वाले। कौन से बुक से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अरे चाचा तुमको बताएं कौन से बुक से, तुम पढ़ो एनसीईआरटी कक्षा 11वीं। ये जो बच्चे नए नए आ जाते हैं क्लास में कमेंट करने के लिए, कोई भी विषय से भटक के होगा तो उसका उत्तर नहीं दिया, मन छोटा बड़ा जो करना करते रहो, ठीक है। हाँ जी, तो जल्दी बताएं। आपने सादा पानी लिया और अपने चेहरे पर डाल दिया, आपको गर्मी वैसे भी लग रही थी, और पानी भी आप आजकल देख लीजिए, बाहर पानी जो होता है नॉर्मल, जो धूप में पड़ा होता है पानी, वो बिल्कुल ऐसा राहत तो नहीं मिलती है। और कई बार तो दोपहर में अगर आपने नहाने का सोचा आजकल, तो उस पानी को तो छूना भी मुश्किल है, घातक हो जाता है। तो खिलाड़ी को राहत कैसे मिलती है, जल्दी बताइए। उसमें नमी होता है, अरे पानी ही है, जल्दी बताइए। राहत कैसे मिल रही है, उत्तर देंगे सभी लोग।
हवा में नमी है तो फिर बाल्टी काहे डाल रहे हो? हवा में नमी है बाहर, बड़ी शुष्क हवा है यार। लोग लू में मतलब कहा जाता है पानी की कमी से मर जाते हैं, मर जाते हैं कि नहीं मर जाते? अभी देखोगे सड़क पे लोग जो है शरबत बांटना शुरू करेंगे, कह रहे नमी नमी है। कौन देश में रह रहे हो वे? पानी का तापमान चेहरे के तापमान से कम है इसलिए ठंडक हो रही है। अच्छा, गलत उत्तर। तो सीधी सी बात है, कल मैंने आपको एक सिद्धांत सिखाया था। पानी को वाष्पित होने के लिए, पानी को वाष्पित होने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होती है ना? वो जो फेज चेंज होता है वो ऊर्जा चाहिए होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस ऊर्जा को? गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो जब वो पानी, आपका चेहरा सूखा हुआ है, जब वो पानी आपके चेहरे पर जाता है या आपके कपड़ों पर जाएगा, सब कुछ जाएगा, अब सब भीग चुका है। अब भीग चुका है तो बाहर गर्मी है। अब क्या होगा, ये सारा का सारा वाष्पित होगा। वाष्पित होने के लिए इसको कौन सी ऊष्मा चाहिए? गुप्त ऊष्मा। कहां से आएगी? मेरे शरीर से। तो मेरे शरीर की एक्सेस ऊष्मा कौन लेकर जाएगा? पानी। ये बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो तो खिलाड़ी के पास तो पानी की बोतल है इसलिए उसने अपने ऊपर डाल ली, जब नहीं होती तो प्रकृति ये काम करती है। पसीना कैसे हमें क्यों हमें गर्मी में पसीना आता है? वो इसीलिए आता है ताकि हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा न बढ़ जाए। तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर का जो पानी है वो सतह पर आएगा, वो वाष्पित होगा। वाष्पित होने में शरीर की गुप्त ऊष्मा ले जाएगा, शरीर को ठंडा रखेगा। ये केवल इन्हें अंग्रेजी में बायोलॉजी में कहते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल। ये जैसे हम स्तनधारी हुए, हमारे शरीर का एक स्थिर तापमान होता है। नॉर्मल तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है कि नहीं है? तो हमारा शरीर इससे गर्म होगा तो बुखार माना जाएगा, ठंडा होगा तो भी दिक्कत है। तो हमारे शरीर के पास वो प्रक्रियाएं हैं जिससे ये इस तापमान बिंदु को बनाए रखता है। ऊंट में ये नहीं होता। गर्मी में ऊंट के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऊंट को बुखार नहीं होता, ऊंट गर्म हो जाता है। और सर्दी में ऊंट के शरीर का तापमान नीचे चले, ऊंट नहीं है। इसीलिए ये छिपकली सर्दी में गायब हो जाती हैं। क्यों गायब हो जाती हैं? इतनी ठंड में इनका शरीर जो है उतना ठंडा, इनका वो हॉट ब्लडेड नहीं होते हैं, ये संतुलन नहीं कर पाते, तो ये किस में चले जाते हैं? सुप्तावस्था में, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन हम सर्दी हो या गर्मी हो, हम उससे क्या करते हैं? संतुलन बनाते हैं। संतुलन बनाने के लिए क्या है? संतुलन बनाने के लिए जैसे हमने कहा कि जो गर्म क्षेत्र है वहां पसीना आएगा, और वही सिद्धांत आपको पानी से हो जाएगा। तो वहां पानी में तो आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको गर्मी लग रही है, किसी ने कहा कि सर शरीर से ठंडा पानी है, आप गर्म पानी भी अपने ऊपर डाल लोगे, गर्म पानी भी डाल लोगे, तो भी थोड़ी देर में क्या होगा? वाष्पीकरण शुरू होगा, आपके शरीर में ठंडक लगने लगेगी। सर लघु तरंग का तरंग दैर्घ्य तो कम है, वो पार्थिव पर कैसे आती है, पृथ्वी पर कैसे आती है? शान मोहम्मद, बेकार में विज्ञान मत लाओ, अभी ये मान के चल लो कि ऐसे आती है। तरंग दैर्घ्य के आने से नहीं होता है, इट इज अबाउट एनर्जी। जो लो एनर्जी होती है वो जो है क्या होती है? वो हमारी शॉर्ट वेव कहलाती है। जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? शॉर्ट वेव। वो वेव लेंथ होती है शॉर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ऊर्जा कम है। तो बेकार में विज्ञान की बेसिक जानकारी है नहीं तो उसको मजे से उसको जबरदस्ती विज्ञान को तोड़िए मोड़िए मत कि सर वो तो छोटी तरंग है तो वो पृथ्वी तक कैसे आ रही है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए ऊर्जा चाहिए। ज्यादा ऊर्जा मतलब लघु तरंग, कम ऊर्जा मतलब दीर्घ तरंग। तो इतना फिजिक्स का मजाक ना उड़ाएं और बेकार में फिजिक्स बनने की भी कोशिश ना करें। मान लीजिए आप साहित्य के छात्र हैं, साहित्य के छात्र हैं, और अब आपको बताया गया कि तरंग जो आती है, जो ऊष्मा आती है, ज्यादा ऊष्मा वाली लघु तरंग है। आप साहित्य के हैं तो आप उसके पीछे कालिदास ना बने, आप उसे मान लें, आप उसे मान लें। सर ये तो छोटी वेव है, सर ये यहां तक कैसे आती है? छोटी वेव का मतलब ऊर्जा ज्यादा है। तो शॉर्ट वेव, उसकी क्या चीज, वेवलेंथ छोटी होती है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है। चेतन कुमार, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आपको पढ़ना होगा बेटा, ऐसे तो नहीं बनेंगे। सच बता रहा हूं, बादाम वाले दूध से नहीं बढ़ते।
बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो जिन भी छात्रों का ये नहीं हो रहा है दोबारा पढ़ें। और यहाँ पे अधिकांश छात्रों का ऑफलाइन में भी हो गया था, क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किए, वो भी हैं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें हम ना तो एनसीईआरटी देख रहे हैं और बैठे बैठे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा। प्रक्रिया है, उसको दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेकार में सबका ये आकर कहना कि सर मेरे प्रश्न नहीं बन रहे, इसीलिए 3 क्लास के बाद प्रश्न आपके सामने लाए, क्लास में करवाया। आप थे नहीं थे वो आपके ऊपर, और सबका बनेगा ये भी तो संभव नहीं है। सब उतने सीरियस थोड़ी हैं, सब उतने सीरियस नहीं है। तो जैसा कि हमने कहा, किसी ने एक काम का प्रश्न पूछा था एनसीईआरटी से, वो हमने उत्तर दे दिया। अगर और कोई प्रश्न हो तो अब क्लास के टुवर्ड्स द एंड आपके चैट देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है, सही सवाल बन रहे हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पे चैट पे अब खेलना बंद करेंगे, मेरा बन रहा है मेरा नहीं बन रहा है। बट हाँ, जो क्लास को बाधित करने के लिए इधर उधर के सवाल पूछ रहा है वो सवाल नहीं लिए जाएंगे, विषय पर लिए जाएंगे। तो तापमान समझ में आ गया, और हमें ह्रास दर भी समझ में आ गया। ह्रास दर की वैल्यू कितनी होती है? 6.5। अगर मैं कहूं कहीं पे ह्रास दर 5 है तो क्या होगा? 5 ह्रास दर संभव है? 5 भी हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। औसत है, औसत कितनी? 6.5। तो ये वैल्यू अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो सकती है, कुछ जगह पर 2 भी हो सकती है, कुछ जगह पर 12 भी हो सकती है। ठीक है, डन। वेदर रिपोर्ट झुंझुनू से आई है, टेम्परेचर 42, आपने देखा 42 हो गया है। विंड, आज विंड पर बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी छात्रों ने वेदर रिपोर्ट बनाई है। आज हम पवन पे बात करने वाले, ठीक है। तो अब पवन की बात होगी। पवन से पहले वायु दाब। वायु दाब क्या होता है? ठीक है, वायु दाब क्या होता है? राकेश कुमार चौधरी कह रहे हैं सर साइकालो कैसे बनता है? बेटा तुम्हें स्पेलिंग तक नहीं पता है साइक्लोन की, साइकालो कह रहे हो, पहले सीख लो ना। जब पहुंचेंगे साइक्लोन तक, लोगों को बताना चाहते हो तुमको साइक्लोन भी आता, अब तो पोपट हो गया राकेश कुमार चौधरी, साइकालो की स्पेलिंग भी नहीं आती है। तो रिक्वेस्ट है बेइज्जती ना करवाएं। जब साइक्लोन पहुंचेंगे तो साइक्लोन भी बता देंगे, पहले हवा तो चला ले तब हवा को घुमा भी देंगे। ठीक है, मूर्खता ना करें, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। और बीच बीच में साइकोलो वाले आएंगे तो इनकी जितनी साइकिलें हैं सब खोल दो, बाकी आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सारे मंडल हमने कर लिए थे। तापमंडल में क्या, तापमान कैसे बढ़ता है? जो न्यूक्लियस है उसका वाइब्रेशन वो बढ़ता है, उसके समतुल्य तापमान होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कूद के ऊपर भी जाते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं। बाहर निकले तो आयनाइजेशन, आयन बन गया। अगर कूद के वापस आ गए तो क्या हुआ, प्रकाश। प्रकाश को क्या कहा हमने? ऑरोरा कहा हमने, ध्रुवीय ज्योति, उसकी हमने ये बात कर ली थी। ठीक है, तो वायु दाब क्या होता है जल्दी से लिखेंगे। वायुमंडलीय स्तंभ का ठीक है, तो दाब अगर आप जानते हैं, दाब मतलब अंग्रेजी में दाब को क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या है? वायुमंडल का वजन, वायुमंडलीय भार, वायुमंडलीय भार। और क्या है ये? प्रति इकाई स्तंभ का
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला भार, सॉरी इसको पर पड़ने वाला भार, ये मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें। चेतन कुमार अभी कह रहा था सवाल नहीं बन रहे, अब कह रहा पूरी ज्योग्राफी साइंस से ही चलेगी। चचा तुम किताब पढ़ोगे? चेतन कुमार, यार ये चेतन कुमार है, ब्लॉक करो इन्हें। पहले कह रहे हैं सवाल नहीं बन रहे, अब कह रहा पूरा ज्योग्राफी साइंस से ही चलेगा। अरे भाई सिंपल वो है, शरीर पर क्या हुआ, पानी आया तो पानी से भाप बना, इतना विज्ञान, इसको कहते हैं अप्लाइड साइंस। क्या बेसिक साइंस आएगी कि नहीं यूपीएससी में, बताओ यार। तो चेतन जहां से भी तुमने पैसा वैसा जुगाड़ करके आ तो गए, अब माँ बाप का ये मेहनत और जो भी तुम पे विश्वास है उसे बर्बाद ना करो, ठीक है। बहुत ही बेसिक साइंस साथ साथ में कराता जा रहा हूँ, जैसे आपको करा रहा हूँ। अपने बेटे को भी 10वीं का उसे उतनी बात बताइए भाई जो आपको बताइए, मूर्खता ना करें। और अगर आप सोच रहे हैं इसमें हीरो हो जाएंगे, बेकार में चैट तो बंद हो गई, चेतन से चंपक हो जाएंगे, मत करिए वो, ठीक है। यार ये चैट ना तीनों डाउन कर दो, बेकार में मेरा ध्यान जाएगा, तो इनकी वजह से जब इन्हें एनेबल करना होगा हम एनेबल कर देंगे। बाकी लोग भी, सीरियस छात्र भी फिर अपना काम करेंगे, फोकस ऑन द क्लास। ये मैं हूं, मेरे ऊपर क्या है, हवा। हवा भारी होती है हल्की होती है? हवा हल्की होती है भारी होती है? आपको कितनी भारी लग रही जल्दी बताओ, बताओ। यूपीएससी की तैयारी भारी होती है, हवा कब से भारी होने लगी? तो हवा हमें भारी नहीं दिखाई देती, हवा हमें निश्चित रूप से भारी नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा वायुमंडल ले लें, पूरा का पूरा वायुमंडल ले लें, और कितना, एक इकाई क्षेत्रफल का मैंने अगर वायुमंडल का एक स्तंभ बनाया, बन सकता है ऐसा, बन सकता है? तो इसका भार होगा हमारे ऊपर, पूरा का पूरा वायुमंडल अगर हम ले लें इसका भार होगा। और कितना भार होगा, कम से कम एक स्कॉर्पियो गाड़ी तो लग गई, इतनी बड़ी आपके सिर पे खड़ी हुई है, इतना भारी चीज है वायुमंडल, हमें पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है, फिर मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। जो बेसिक बेसिक विज्ञान है कि हमारे शरीर में जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से संतुलित लगता है, इसमें बायोलॉजी लगी है, इवोल्यूशन लगा है, ठीक है। तो जितना भी ये भार है, जितना भी ये भार है, इस भार को क्या कहा जाता है, वायु दाब। वायुमंडलीय स्तंभ, ये स्तंभ बनाया आपके लिए, इसका प्रति इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। और उस पर पड़ने वाला भार ये होता है। अब इसकी इकाई कई तरह से हो सकती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, बहुत तरह से हो सकता है। आपके लिए आसान कर रहा हूं, इसे किस में मापा जाता है, मिली बार। किस में नापा जाता है, मिली बार, बार या मिली बार, ठीक है। पहली बात तो ये, इसको बार में नाप सकते हैं, मिली बार में नाप सकते हैं। एक और इकाई बहुत से लोग जो विज्ञान नहीं जानते, इसको क्या कहते हैं, पूरे के पूरे वायुमंडल के वजन का एक नाम दिया, एक एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल का वजन कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर। यानी मेरे शरीर में अभी कितना दाब है, अंदर एक एटमॉस्फेयर होगा, तभी तो संतुलन है। मेरा मानव शरीर के अंदर जो है रक्तचाप से कितना दाब है, एक एटमॉस्फेयर अंदर एक एटमॉस्फेयर बाहर, हमें पता नहीं चल रहा। अगर मिली बार में देखेंगे तो ये आता है 1013 मिली बार। ये क्या है, वायुमंडल का औसत दाब, ठीक है। तो पहला क्या बताया बेटा, लिखते रहो, ऐसे नहीं फिर पता चला कॉपी में भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं है, दिल में भी नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया टाइप का गाना गाओगे, फिर बोलेगा सर कुछ लिखवा दीजिए। ये सामने जो लिखवाता हूं ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी है। तो वायुमंडलीय दाब है, ये हमने चित्र बनाया है कि हमारे ऊपर जो वायु का एक स्तंभ होता है उसका वजन होता है, और इस वजन की इकाई को या तो एटमॉस्फेयर कहते हैं या फिर बार या मिली बार। और औसत कितना होता है, औसत होता है ये,
औसत होता है ये। ठीक है, जिस भी छात्र के पास जो भी प्रश्न है ऑनलाइन में अपने पास रखें, जब हम खोलेंगे आपका चैट तो आप निश्चित रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये भारी होता है, हमें नहीं पता चलता, एक समय में हमें पता चल सकता है। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, पर्वतारोही जो पर्वत पे जाते हैं 6-8 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर तक है 8,800, तो वहां पर क्या होगा, जो संतुलन है वो टूट जाएगा। संतुलन है वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ऊंचाई पे जाने को दाब को, तापमान को क्या होता है ऊंचाई पे जाने पर? तापमान गिरता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब को क्या होगा, जल्दी बताइए। ऊंचाई पर दाब कम होता है या बढ़ता है? दाब ऊपर जाने पे बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या कम होगा? सोच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बढ़ेगा भी कह रहे हैं, कुछ लोग छोटा। कम होगा ज्यादा होगा? पहली चीज कम होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में आया था बढ़ेगा। तो अब ये बताओ, ये कम क्यों होगा जो कम वाले हो? वायु कम होगी ऊपर जाने पर। तुम्हें किसने बताया वायु कम होगी ऊपर जाने पर? अच्छा, तो इनका उत्तर है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का जो गैसें हैं वो विरल हो जाती हैं, कम मात्रा में हो जाती हैं। और कुछ एरिया तो नहीं, आप यूं समझिए कि आप यहां पर हैं, तो आपके सिर पर कितनी ऊंचाई, कितना कितना वायुमंडल है, ये इसकी हाइट है। मान लीजिए मैंने आपको किलीमंजारो पे चढ़ा दिया। किलीमंजारो, किलीमंजारो ये कितना है, कुछ 5,600 मीटर पर है। ठीक है, अब आप यहां पर खड़े हो, किलीमंजारो पे खड़े हो, तो किलीमंजारो में भी वायुमंडल आपके ऊपर है कि नहीं है? लेकिन अब तो इतना ही वायुमंडल रह गया ना आपके ऊपर। आप बताइए, स्तंभ छोटा हो गया कि नहीं? ये क्या है? लंबा स्तंभ, एयर कॉलम है ना ये। इतनी हवा, इतनी हवा तो आपके नीचे है। अब कम स्तंभ की वो है कि नहीं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, 50% गैस नीचे है, 50% गैस ऊपर है, 5.6 किलोमीटर के। तो वायुमंडल का 50% कहां पर है? 5.5 किलोमीटर में गैस खत्म, आधी गैस खत्म। अब मुझे बताइए, अब मुझे गणित में मात्रा बतानी है। किलीमंजारो पे जो व्यक्ति खड़ा है इसके ऊपर कितने मिलीबार का प्रेशर है? गणित में बताएंगे। हाँ गणित में बताओ। सी सेट होगा कि नहीं? हाँ जल्दी बताओ, या इसमें कैलकुलेटर लगेगा? 500, 506.5, ऐसा ही होगा। हुआ कि नहीं हुआ? बड़ी मेहनत लग रही थी यार। तो ये आधा हो जाएगा। यहां पे अगर 1013 है तो यहां पर कितना होगा? समझ में आया? ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होगा? दाब कम होने लगता है, क्योंकि ऊपर जाने पर दो कारण बता रहा हूं, गैसें विरल हो जाएंगी। गैसों का संघनन कहां पर है? नीचे है। जैसे कि आप शरबत पानी में घोलिए और ऐसे ही छोड़ देंगे तो शरबत नीचे परत हो जाता है कि नहीं हो जाता? पीने से पहले क्या करते हैं? उसे चम्मच से घुमाते हैं ना। उसी तरह से वायुमंडल की गैसें क्या है, वो भी उनका घनत्व नीचे की तरफ थोड़ा ज्यादा है। ये हमें मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 5.5 किलोमीटर के नीचे नीचे आधा वायुमंडल उसके नीचे है, आधा वायुमंडल उसके ऊपर है। अब ये सोचिए कि ये व्यक्ति जो यहां पर खड़ा है, इसको बाहर से दाब कितना लग रहा है इस पर? 506, 506। और जो व्यक्ति नीचे था जब ये ऊपर गया, इसके शरीर के अंदर का दाब क्या है? 1013। अंदर 1013, बाहर 506। असंतुलन की स्थिति हो गई कि नहीं होगी? असंतुलन की स्थिति हो जाने पर क्या होगा? उसके जो रक्त धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर दाब ज्यादा होगा और उनके फटने का चांस रहता है। जो हमारे शरीर की सबसे कमजोर नसें होंगी, जिनमें खून बह रहा है, वो खासकर नाक के पास होती हैं, वहां पर वो फट जाएंगी।
तो नाक से खून आना शुरू हो सकता है, ये इस कारण से होता है। सभी लोगों को समझ में आया? बहुत ही बेसिक साइंस मैंने आपको बताई। ये हुआ आपका दाब। ठीक है, मैं दाब को एक और तरह से देखना चाहता हूं। ये तो अभी मैंने आपको दिखाया। दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में गैस की मात्रा भी बताता है। ठीक है, अभी सभी लोग देखेंगे। सभी लोग एक सरफेस बनाएंगे, उस पर ये बिंदु बना लेंगे। जल्दी से साथ साथ मेरे साथ साथ बनाते रहिए, समझ भी आएगा। ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारी गैसें हैं। इधर सोनू खड़ा है, इधर मोनू खड़ा है। सोनू और मोनू वायु में खड़े हुए हैं। डन, नॉर्मल है। आप ही के गांव में खड़े हुए हैं। ये बताइए, सोनू मोनू के आसपास हवा की संरचना क्या है? कौन सी गैसें होंगी? क्या गैसीय संरचना होगी? जल्दी बताइए सोनू मोनू के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, यही मिलेंगे सोनू मोनू। हवा तो सेम है दोनों की, हवा दोनों की सेम है। क्या चीज बदल सकती है दोनों के पास? नमी। दो चीजें बदल सकती कि नहीं? नमी और अरे धूलकण। संरचना की बात हो रही है, वायुमंडलीय संरचना पहले पढ़ाया, वही कह रहा हूं, रिवाइज करो। वायुमंडलीय संरचना मतलब गैसीय मिक्स, क्या क्या गैस बनाती हैं। तो एक तो स्थाई वाला है, स्थाई वाला तो वही रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन परिवर्तनशील क्या था? हो सकता है सोनू के पास ज्यादा जलवाष्प हो सकता है मोनू के पास ज्यादा धूल हो, ये हो सकता है, ये परिवर्तनशील। ये तो पहली चीज करनी। ठीक है, दूसरी बात, दोनों पे अभी अभी दाब कितना है? 1013 मिलीबार, नॉर्मल था। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ एक महीने बाद, एक महीने बाद सोनू के ऊपर उच्च दाब है, मोनू के ऊपर निम्न दाब है। तो ये शब्द उच्च और निम्न का क्या मतलब है, पहला तो ये बताइए। हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर का क्या मतलब है? दोनों हमने बता दिए। छह, अरे स्थान थोड़ी चेंज किया है। अगर ध्रुव पर होता, विषुवत पर होता। पहली चीज, हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर का मतलब ज्यादा गैस ज्यादा हो गई। तो जो इसके ऊपर एक प्रति इकाई क्षेत्रफल है, उसमें क्या आ गए? ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए? इसको कहते हैं हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब उस क्षेत्र में ज्यादा गैस का घनत्व होना। और लो प्रेशर क्या होता है? इसके में कितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही क्षेत्रफल में? एक ही मॉलिक्यूल। क्योंकि जब भी दाब होगा वो क्या होगा? गैस बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा क्या हुआ होगा कि यहां पर गैसों की घनत्व कम हो गया और यहां पे ज्यादा हुआ? ये बताइए कि बदला कैसे? क्या मैं कह सकता हूं 1013 औसत होता है, यहां पर 1022 हो गया और यहां पर 1000 मिलीबार? तो पहला तो मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में उच्च दाब और निम्न दाब का मतलब क्या होता है। दिखाई देगा चित्र में। उच्च दाब का मतलब गैसें उस क्षेत्र में ज्यादा हैं। गैस क्या होती है? हवा के कण, वायुमंडलीय कण वहां पर ज्यादा हैं और यहां पर कम है, इसलिए इसको निम्न दाब कहा गया। शुरू में दोनों क्या थे? सेम थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वायु दाब में परिवर्तन हुआ, किसी कारण से हुआ होगा। तापमान के कारण से। ये कह रहे हैं कि तापमान से वायु दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन के कारक, ये हेडिंग देंगे। और पहला क्या है?
तापमान। तो इसका है ताप 1, ताप 1 और ताप 2। पहले दोनों समान तापमान पे थे, अब कुछ और हो गया, दोनों का तापमान बदल गया। दोनों का तापमान बदल गया। दोनों का तापमान क्यों बदलेगा? हमने पूरा का पूरा इससे पहले पढ़ा, तापमान बदलने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपतन कोण हो सकता है, बादल है नहीं है, हवा पानी सब कुछ हो सकता है। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है। तो सोनू और मोनू जिस स्थान पे खड़े हैं वहां का तापमान बदल जाने की वजह से वहां का दाब भी बदल रहा है। तो तापमान से दाब कैसे बदलता है ये कोई बताना चाहेगा? जी बताइए। अच्छा, तो ये कह रही हैं कि जो तापमान है, अगर तापमान कम होगा तो हवा क्या होगी? हवा का संकुचन सिकुड़न होगा। होगा या नहीं होगा? स्वाभाविक है, चीजें सिकुड़ेंगी। यही चीज अभी हमने देखा था शोभ सीमा में, वहां पर क्या होता है? विस्तरण होता है। यहां पे विस्तरण होता है। और ये क्या है? इस क्षेत्रफल में जो गैसें थी पहले, वो कहां को निकल गई? वो बाहर की तरफ फैल गई। तो यहां पे कम गैसें रह गई। और इसमें क्या हुआ? जो बाहर से थी वो गैसें अंदर आ गई। पहले एक ही था लेकिन और गैसें अंदर आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर क्या है? तापमान, कम तापमान। और ये क्या है? अधिक तापमान। तो क्या मैं कह सकता हूं तापमान और दाब में एक अंतर है, एक संबंध भी है। तापमान बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ा तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तापमान अगर घटा तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? आपने कभी कोई सा उच्च ताप या निम्न दाब की अवस्था देखी है? आपने कभी अनुभव किया? आज दिल्ली में अगर पृथ्वी के वायुमंडल का दाब 1013 है, तो आज दिल्ली में आपको क्या लगता है, उच्च दाब होगा या निम्न दाब होगा? आज सोच के देखिए। 1013 अगर पृथ्वी का तापमान औसत दाब है, तो आज दिल्ली में क्या होगा? निम्न या उच्च? औसत से कम होगा या ज्यादा होगा? कम ज्यादा या समान? कम ज्यादा या समान? समान होगा। तो ये ना ऐसा होता है कि चलो एक उंगली पकड़नी, ये वाला आंसर दे देता हूं। एक बात बताओ, पृथ्वी का औसत तापमान, वायुमंडल का औसत तापमान कितना लिखवाया था? 16। उसके समतुल्य औसत दाब 1013। आज क्या दिल्ली में 16 है? दिल्ली में कितना है? 42। तो दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समान होना चाहिए सर, ये कुछ तो लगाओगे। और क्या मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं? मैं तो लॉजिक की बात कर रहा हूं। वो चंपक चेतन के पास लॉजिक नहीं है। सर पूरा विज्ञान क्या, वो पूरा भूगोल क्या विज्ञान से पढ़ा? दिमाग से पढ़ाऊंगा बेटा, किडनी से नहीं पढ़ सकते। किडनी दूसरी चीज के लिए, निकालने के लिए, डालने वाले अंग से डालेंगे ना। बढ़िया यार, क्या दिमाग लगा रहा है? कह रहा पूरा विज्ञान। सिंपल सी बात है, अगर 17 डिग्री औसत वायुमंडल का तापमान है जिसपे 1013 मिलीबार है, तो हम 17 पे तो नहीं है, हम तो 42 पहुंच गए भाई। तो हमारा क्या होना चाहिए? लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मुझे एक बात बताइए, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर कैसी स्थिति होगी? उच्च दाब या निम्न दाब? उच्च दाब, क्योंकि वहां पे 16 से, 16 की जगह वो कितने पे चल रहे हैं? 0 पे चल रहे हैं। तो उनका 1013 से कहीं नीचे होना चाहिए। समझ में आ गया? सो तापमान और दाब में क्या कनेक्शन है? तापमान बढ़ाओगे तो दाब कम। ये कब अप्लाई होता है? जब आपका आयतन कांस्टेंट रहना चाहिए। आयतन नहीं बदलेगा, जो वायुमंडल का जो आयतन है, ये नहीं हमारे लिए ये है, बट वैसे नॉर्मल जो गैस लॉ होते हैं उसमें वो रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी लोग को? एक और चीज, आयतन में नहीं ले जाओ नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अब ऐसा हुआ, उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली, ठीक है, कानपुर, दिल्ली, कानपुर, जयपुर,
तीनों में दाब 1013 के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए? जल्दी बताओ, नहीं तो नींद आ जाएगी। दिमाग लगाओ जल्दी से, लॉजिक लॉजिक, चेतन ना बनो। हाँ, नीचे होना चाहिए। क्यों नीचे होना चाहिए? सर तापमान ज्यादा है, यहाँ का दाब नीचे होना चाहिए। ठीक है, नीचे है, नीचे है तो इसका आया 1004, 1002, 1004। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर। तो अब सवाल आएगा, सर ऐसा कैसे हो गया? जयपुर में अभी तो आपने कहा था लो प्रेशर होता है, अब आप कह रहे हो जयपुर में हाई प्रेशर है। तो ये हाई और लो क्या होता है? हमेशा सापेक्षिक होता है। तो पूरे के पूरे उत्तर भारत में क्या है? 1013 के तो नीचे है, लेकिन उसके अंदर मान लीजिए दिल्ली का तापमान आज चल रहा है 44 डिग्री और जयपुर का तापमान आज चल रहा है 42 डिग्री, कानपुर का भी 42 डिग्री। तो स्वाभाविक है दिल्ली का तापमान प्रेशर और भी नीचे हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जब भी कहीं पर भी आप पढ़ते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मोटा मोटा ध्रुवों पर अक्सर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। विषुवत रेखा पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। बट उसके अंदर भी उसी लो प्रेशर की जो पेटी बनेगी उसमें कुछ बिंदुओं पर हाई और लो हो सकता है, वो एक दूसरे के सापेक्ष होगा। समझ में आ गया? अंतिम चीज बस इतना ही बताना चाहता था दाब के बारे में। दाब के बारे में जो प्रश्न होगा वो अभी पूछूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक असंतुलन की स्थिति है। ये क्या है? असंतुलन की स्थिति। क्योंकि सामान्य वायुमंडल कैसा होता है? सामान्य स्थिति ये है। सामान्य स्थिति क्या है? 1013 मिलीबार। लेकिन यहां क्या हो गया है? ये क्या है? असंतुलन। मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। अगर मैंने सांस ली और आपने मेरी नाक और मुंह बंद कर दिया, थोड़ी देर में मैं क्या करने लगूंगा? छटपटाने लगूंगा। अगर आपको मुझ पे दया है, आपने छोड़ दिया, तो क्या मैं अपनी सांस धीरे छोड़ूंगा या पूरी जान से तेजी से छूटेगी? तेजी से छूटेगी ना, और मैं हांफने लगूंगा। तो अभी क्या हो गया? असंतुलन हो गया। प्रकृति को असंतुलन पसंद नहीं है। जब दो स्थानों में दाब समान है तो वो स्थिति क्या है? संतुलन। बट एक जगह पे अधिक दाब हो गया, एक जगह पे कम दाब हो गया, तो ये असंतुलन है। वायुमंडल में क्या स्थिति हो गई? असंतुलन की स्थिति हो गई। तो दिल्ली क्या हो गई? दिल्ली बहुत ज्यादा गर्म हो गई। 44, 46, 48 हो गई। दिल्ली की हवा ऐसी हो गई। जयपुर ऐसा है। जयपुर क्या है? सिर्फ जयपुर में भी तो कम होगा, लेकिन जयपुर में तो 42 है ना, ये 48 हो गया। जयपुर कहता है अरे भाई तुम्हारी तो हालत बहुत टाइट लग रही है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे पास कुछ भेजता हूं। इसको क्या कहते हैं? पवन। पवन का कारण दाब अंतर। एक ही कारण से पवन चलती है। पवन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेट में गैस हो रही थी वो रिलीज हो गई, वो वाली की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो पेट में जो गैस रिलीज हुई है वो भी दाब की वजह से ही रिलीज हुई है। ठीक है, अब तो आप तो बड़े हो गए, आपको तो नियंत्रण आ गया है। छोटे बच्चों को नियंत्रण नहीं आता है। छोटा बच्चा खासकर जब पानी पीता है या दूध पीता है वो बोतल से, तो वो साथ में थोड़ी हवा भी खींच लेता है। तो बच्चों को आपने अगर आप आसपास देखा हो, छोटे बच्चे, दुधमुए जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगता है, क्योंकि उन्होंने खाने के साथ, खाना क्या, वो दूध और पानी जो पी रहे हैं उसके साथ वो हवा ले ली। अब उनको पता नहीं है हवा का क्या करें। हवा फंसी हुई, वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो उसमें क्या हो गया? प्रेशर का असंतुलन। तो उसमें माएँ जो हैं ये ग्राइप वाटर पिला रहे हैं, ये पिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं, ताकि बच्चे को आराम हो। डॉक्टर भी उसके लिए दवाई देते हैं, इसे कोलिक पेन कहते हैं, बच्चों में गैस फंस जाना। करना क्या है? उस प्यारे से छोटे से गुब्बारे को पलट दो। बच्चा है ना, प्यारा सा गुब्बारा, इसलिए कह रहा हूं गैस है। गैस अपनी जगह खुद ढूंढ लेगी बाहर। गैस नियम से चलती, गैस का इमोशन नहीं होता। सर सारा साइंस से पढ़ाओगे क्या? गैस रास्ता ढूंढेगी, गैस बाहर आ जाएगी।
वो होता है ना, इसकी पीठ थपथपाओ और क्या डकार दिलवाओ, कुछ नहीं करना, छोटे प्यारे गुब्बारे को पलट दो, सब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, जयपुर से हवा दिल्ली की तरफ आएगी। दिक्कत ये है कि जयपुर में रेत बहुत है, मिट्टी बहुत है, और जयपुर खुद 42 डिग्री पर है, तो दिल्ली की तरफ जो हवा आई वो कैसी आई, ठंडी पानी भरी या सूखी रेत भरी? कल शाम को आई थी, कल शाम को आई थी कि नहीं आई थी? कल पूरे दिन दिल्ली गर्म होती रही 6 बजे तक हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, एकदम ठहराव हवा का। कुछ 8 या 9 बजे हवा चलने लगी, और हवा जो आई वो भी ऐसी नहीं आई ठंडी आई हो, कौन सी आई, गर्म हवा आई, शुष्क हवा आई। यही चीज अगर भारत के मुंबई शहर या गोवा में हो जाए, तो गोवा जब इतना गर्म हो जाएगा तो हवा आएगी, लेकिन हवा आएगी अरब सागर से, तो वो अपने साथ क्या लाएगी, ठंडक और नमी लाएगी। लेकिन दिल्ली के पास क्या आएगी, धूल और आंधी आएगी। तो हवा किस लिए चलती है, दाब के अंतर। हवा की दिशा हमेशा कहां से कहां होगी, जयपुर से दिल्ली नहीं, हाई टू लो। अगर मान लो दिल्ली 42 होता और जयपुर 48 होता, तो हवा कहां से कहां जाती, दिल्ली से जयपुर। सर वो अच्छा है सर, हमारी वाली धुएं वाली नहीं है, हमारी वाली धुएं वाली है, दिल्ली वाली भी धुएं वाली है। दिल्ली में तो बहुत सारे प्रदूषक हैं। तो क्या समझ में आ गया हवा को कौन चलाता है? ये अभी लिखवा दूंगा, पहले चित्र बनाओ यार, चैट ऑन कर देना, और फिर इसमें पवन लिखेंगे। दाब के बारे में मैंने बता दिया, दाब में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार, तापमान से। लिख लो, काम आएगा। ये जो तुम विचार करते हो ना, बाबा का प्रवचन नहीं चल रहा है, भूगोल की क्लास चल रही है। लिखो, ये चित्र बनाओ, बना लियो, ठीक है। पवन बनाए, उसमें पवन चलाओ। तो आप परिभाषा लिखेंगे पवन की, यहां तक हो गया, दाब समझ में आ गया। और दाब किससे वो होता है, तो पहले लिखते हैं दाब परिवर्तन के कारण। दाब परिवर्तन के कारण लिखेंगे वायुमंडल में, वायुमंडल में। सर आज पहली बार पढ़ा है पवन क्यों चलती है, आ गया सर। अभी और बहुत सी चीजें बताएंगे, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीजें जोड़ जोड़ के आएंगी ये, ठीक है। वायुमंडल में वायुमंडल में दाब की दशाएं, वायुमंडल में दाब की दशाएं, वायुमंडल में दाब की दशाएं। बाकी सब जो अभी तक पढ़ा है बेटा उस पे प्रश्न पूछिए, इसके आगे भी बताऊंगा। पवन के बारे में सब बताने वाला हूं, उसकी गति वेग दिशा सब बताऊंगा, धैर्य रखिए, फालतू के क्वेश्चन मत पूछिए, ठीक है। तो वायुमंडल में दाब की दशाएं लंबवत एवं क्षैतिजिक रूप से, लंबवत मतलब वर्टिकल, लंबवत एवं क्षैतिजिक रूप से, लंबवत एवं क्षैतिजिक रूप से परिवर्तित होती हैं। ऊंचाई पर जाने से, ऊंचाई पर जाने से वायु दाब में गिरावट आती है। वायु दाब में गिरावट आती है, क्योंकि क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में गैस विरल हो जाती हैं, या वायुमंडल विरल हो जाता है, विरल मतलब डाइल्यूट। ऊपरी वायुमंडल में गैसें विरल हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, और वायुमंडलीय स्तंभ छोटा हो जाता है। दोनों कारण यहीं पे इसी वाक्य में लिखवा दिए, दोबारा पढ़ लीजिएगा। और वायुमंडलीय स्तंभ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। क्षैतिजिक रूप से, क्षैतिजिक रूप से भी वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, क्षैतिजिक रूप से भी वायुमंडलीय दाब समान नहीं होता।
वायुमंडलीय दाब समान नहीं होता। इसमें इसमें तापमान तापमान में बदलाव के कारण वायु दाब परिवर्तन होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे वायु का विस्तरण व संकुचन ताप से प्रभावित होता है। तो वायु ताप से विस्तृत भी हो सकती है और संकुचित भी हो सकती है, ये हमने कर दिया। डन। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। अब वायु दाब का मापन, वायु दाब का मापन किस यंत्र से होता है? बैरोमीटर, दाब मापी यंत्र, दाब मापी यंत्र। डन है? दाब मापी यंत्र से होता है। बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं, एक पारा यानी मर्क्यूरी आधारित, और दूसरा वैक्यूम या वायु लिखिए, एनरॉइड आधारित। दो तरह का बैरोमीटर होता है, दो तरह का बैरोमीटर होता है। वायु दाबी यंत्र जो होता है, वायु दाबी या दाब मापी यंत्र जो होता है, दो तरह का होता है। एक मर्क्यूरी होता है, एक एनरॉइड होता है। एक में क्या होता है? पारा डला होता है, मर्क्यूरी वाला। ये जिन बच्चों ने विज्ञान लिया था अपने फिजिक्स लैब में आपने टंगा हुआ देखा होगा, 1 मीटर का होता है। और वायुमंडल के दबाव के लिए कितना? 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी चाहिए होती है। तो 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का चिन्ह क्या होता है? Hg। किसके समतुल्य है? एक एटमॉस्फेयर के समतुल्य। और ये जो एनरॉइड होता है, एनरॉइड कैसे होता है? जैसे आपने हारमोनियम देखा है कभी? हारमोनियम में इस तरह के वो होते हैं, जब वो हारमोनियम बजाते हैं तो हवा के लिए बंद करते हैं, तो इस तरह का होता है। तो इसमें वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है इसमें। ठीक है। अब इस पर जो हवा का दाब लगेगा तो ये थोड़ा सा पिचक जाएगा। अगर दाब ज्यादा हुआ तो ये पिचक जाएगा, और दाब कम हुआ तो ये फैल जाएगा। उससे हमें पता चल जाता है हवा का दाब बढ़ रहा है या घट रहा है। आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। डन। ये दो तरह के वो। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए सभी लोग, एक ऐसी उदाहरण ले रहा हूं। मेरे पास दो डब्बे हैं समान आकार के, इकाई क्षेत्रफल के। 1 मीटर स्क्वायर का डब्बा है ये, 1 मीटर स्क्वायर का डब्बा है ये। खाली डब्बा है, खाली डब्बा है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है। इसका तापमान, इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने इसका तापमान काट के 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा?
तो क्या होगा? इस डब्बे में हवा थी, डब्बा खुला हुआ है, डब्बे में आर पार कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक आकृति है आप लोगों के लिए। अब मैंने क्या किया? अब मैंने क्या किया? हवा को ठंडा किया। तो हवा के मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास आने लगेंगे। इस डब्बे के बाहर की जो हवा होगी उसका क्या होगा? वो भी आ जाएगी, तो यहां भी आ जाएंगे ना, आसपास की वायु भी, उसका भी संकेंद्रण होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा तापमान गिरने पर दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ठंडी जगह पे चला गया, अगर मैं ठंडी जगह पे गया तो वहां पर दाब क्या होगा? उच्च दाब होगा। सभी लोगों को सिंपल समझ में आ गया? अब मेरे पास फिर एक डब्बा है, मेरे पास फिर एक डब्बा है और इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसमें गैसें होंगी। ये डब्बा 10 भी नहीं है, इस डब्बे का तापमान मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री। तो ये जो मैंने बूंदे दिखाई ये बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि 0 है तो जो भी है ये। अब ये जो डब्बा है, कितना लिखा था मैंने? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कहां पर है? ये पृथ्वी सतह पर है। ये कहां पर है? ये है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, इसका तापमान मैंने जीरो से -10 कर दिया। तो ये कणों को क्या होगा? सिकुड़न होगा। एक कण है, दो कण है, तीन कण है, सिकुड़ लो। तीन ही कण है ना सर? बाहर वाला भी आएगा, बाहर भी एक कण है। लो भाई, और है ही नहीं। तो अगर यहां पे तापमान गिरेगा तो क्या दाब बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? किससे सापेक्षिक? वहां की छोड़ो, इस डब्बे की बताओ, क्योंकि पर यूनिट एरिया है। नहीं, ऊंचाई पे है तो निम्न है, बट बदलेगा अगर तापमान नीचे जाएगा। बदलने के लिए भी कुछ चाहिए तो भाई, कण तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक छात्र ने सवाल पूछा कि सचिन सर, आपने कहा कि तापमान गिरने पे दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो ऊंचाई पे तो ताप गिरता है, तो दाब क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा है? गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बच्चे थोड़ा बहुत साइंस पढ़े हुए हैं, वो एकदम इसमें गैस लॉ लगाएंगे, सर हमने तो पढ़ा था कि सर तापमान के साथ ही होता है। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, यानी हवा इतनी उपलब्ध है कि आप कहीं पे भी अगर हवा उपलब्ध होती तो यहां पर भी अंदर आ जाती। जब हवा ही नहीं उपलब्ध है, और वजन है क्या? किसका है? वजन है ना, मॉलिक्यूल का। तीन ही मॉलिक्यूल है, चौथा कहीं से लाओ तो सही, इतना दूर होगा, 100 किलोमीटर दूर है, चौथा वाला लेकर आओ उसको। तो इसलिए कोई अपवाद नहीं है, बट मैंने कहा ना, विकृत विज्ञान को बिना सच में जीवन में लागू किए जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जानकारी केवल थ्योरेटिकल रह जाती है। निश्चित रूप से ऊपर जाने पे तापमान गिर रहा है, लेकिन ये नियम तापमान के गिरने से दाब बढ़ेगा, ऊंचाई पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दाब बढ़ने का मतलब उतने कण होने चाहिए। तो ये प्रश्न ऑनलाइन से आया था, आशा है आपका मैंने उत्तर दे दिया होगा। तो ये मैंने सिद्धांत के लिए क्या, वापस आता हूं। वायु दाब किससे नापा जाता है? यंत्र से नापा जाता है। अब हम किसकी बात करें? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बताना चाहता हूं, जल्दी से यहां पर लिखेंगे। लंबवत, लंबवत परिवर्तन और क्षैतिजिक परिवर्तन। सिर्फ ग्राफ बनाऊंगा, उससे हो जाएगा। ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ दाब में गिरावट होती है। यह गिरावट, यह गिरावट असमान दर से होती है।
ऊंचाई पर गैस कम होने के कारण, ये हम कारण लिख चुके हैं। नितिन कुमार लोवांशी, बढ़ना तो चाहिए सर, शायरी नहीं कर रहा हूं, रीजन बता दिया। नितिन कुमार लोवांशी दोबारा से सुन लेना, ठीक है। बढ़ना तो चाहिए सर, मुझे पता है विज्ञान कितना पढ़ा है, वो मैंने आपका बराबर कर दिया। डन। तो अब ऊंचाई से देख रहे हैं, ऊंचाई के साथ ताप के गिरने की औसत दर कितनी होती है ताप के गिरने की? 6.5 डिग्री सेल्सियस बताया था ह्रास दर। प्रेशर की कोई औसत दर नहीं होती, क्यों? असमान, कहीं बहुत तेजी से गिरेगा, कहीं पर बहुत कम से, तो इसकी कोई ऐसी ह्रास दर नहीं है। बहुत इजी फॉर्मूला दे रहा हूं, याद कर लेना। 5.6 16 32 48, 16 का पहाड़ा है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। एक 5.5 याद करना है, उसके बाद 16 32 48। हमेशा के लिए आपको प्रेशर का आइडिया मिल जाएगा, ऊपर जाने पर क्या होगा, ये याद भी कर लेना। समझ में आ गया? ये पृथ्वी की सतह। अब कुछ लिख रहा हूं, 50 50 90 10 32 पे आ रहा हूं, 99 1 99.9.1%। ये लिख लो, फिर समझाता हूं। पचास प्रतिशत वायुमंडल, पृथ्वी का 50% वायुमंडल कहां पर है? 5 किलोमीटर के नीचे नीचे। 90% वायुमंडल कहां पर है? 16 में 90 खत्म हो जाता है भाई, 16 में 90 खत्म हो जाता है। 32 में कितना खत्म हो गया? 99। और 48 में 99.9, यानी इसके ऊपर गैस ही नहीं है। अब जो मर्जी सिकुड़न कर लो, विस्तरण कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गैसें खत्म हो गई कि नहीं होगी। इसलिए इसलिए आप देखोगे कि 90% तो यही हो गया ना। इसीलिए इसको मौसमी मंडल कहा जाता है। सारी गैसें ही यहां पर हैं, सारी गैसें ही यहां पर हैं। और मुझे बताइए 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर क्या है? समताप मंडल में तो पूरा वायुमंडल खत्म हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, अगर आपका यहां पर, सोच के बताइएगा, सभी लोग सोच के बताइएगा, अगर यहां पर 1 एटमॉस्फेयर है तो यहां पर कितना होगा? 5.6 पे, सभी लोग बताइए, आधा हो जाएगा, 0.5। यहां पे कितना होगा? 0.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 10% आपके ऊपर है। और यहां पर कितना होगा? 0.01, 32 किलोमीटर। और यहां पर समताप रेखा में, यहां पर आपका ओजोन आता है। तो एक्चुअली ओजोन ही 9% है, वो याद है, ओजोन मंडल, इसके ऊपर ये ओजोन है, ओजोन के बाद कुछ बचा ही नहीं। यहां पे कोई प्रेशर बचा है? कुछ नहीं बचा हुआ। ये हमेशा याद रखना है। तो मुझे बताइए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दाब क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं है। और वो जो नियम है कि तापमान के साथ गैसें सिकुड़ेंगी और बढ़ने पर फैलेंगी, जिससे दाबांतर होगा, वो कहां पे लागू होता है? नीचे लागू होता है, ऊपर वो ऊंचाई के साथ वो नियम लागू नहीं होता। और इसकी कोई औसत दर नहीं है।
क्योंकि ये अलग अलग जगह पर, क्योंकि तापमान से भी चेंज होता है, तो ये हो गया। वर्टिकल सबको दिख गया, ये याद कर लेना है। अब इस पे कोई भी कथन आ जाएगा तो आप गेस कर सकते हैं कहां पर क्या होगा। तो वायुयान जब उड़ते हैं, वायुयान इधर मान लो 16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर पर उड़ रहा है, तो बाहर दाब कितना है? 0.1 एटमोस्फियर। कितना है? 0.1 एटमोस्फियर है, और हम अंदर 1 एटमोस्फियर वाले हैं। अगर आपको हवाई जहाज में दुर्घटना हो जाए, वो फट जाए, तो लोग खत्म है वहां पर, क्योंकि लोगों के शरीर में 1 एटमोस्फियर, बाहर 0.1 एटमोस्फियर है कि नहीं। और वायुयान में स्पेशली केबिन में आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से प्रेशर बनाया जाता है, ताकि लोग जो हैं वो 1 एटमोस्फियर में रहें। समझ में आया? तो ये हुआ आपका यहां तक। अब क्षैतिजिक पर आ जाए। क्षैतिजिक में ये एनसीईआरटी, कक्षा 11th की एनसीईआरटी, ये इसका चैप्टर है क्षैतिजिक वाला। सबको दिखाई दे रहा है? ये विश्व का मानचित्र है। विश्व के मानचित्र पर कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। इन रेखाओं को कहते हैं समदाब रेखा। इन रेखाओं को क्या कहते हैं? समदाब रेखा। कोमल एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। जो भी छात्र कह रहे हैं एक बार फिर से समझाओ, नहीं तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। रिकॉर्डेड है, आपके पास एडवांटेज है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्षैतिजिक परिवर्तन। इसका आकलन, इसके आकलन हेतु समदाब रेखा का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखा क्या होती है? सर क्या जो माउंटेन पर जाते हैं वो भी संतुलन बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाना होता है। लद्दाख में जो लोग जाते हैं, लद्दाख में जाने पर आपको कहा जाता है, लद्दाख जब पहुंचे, जिस भी कार्य के लिए पहुंचे, वो कार्य शुरू ना करें, 1 दिन तक वहां के मौसम और दाब से अपने को अनुकूलित करें। बहुत से लोगों की, हाल ही में एक की व्यक्ति की जान भी गई, क्योंकि सीधा वहां जाकर काम नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या है समदाब रेखा? एक काल्पनिक रेखा। समदाब रेखा क्या होती है? समान दाब के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा। अगर इस परिभाषा में दाब की जगह ताप लगा दूं तो क्या हो जाएगा? समताप हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? आइसो बार। और तापमान वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म। ठीक है, तो मुझे इनका वायु दाब पता करना है, तो मैंने मशीन ली। कौन सी मशीन? बैरोमीटर ले ली। ठीक है, इसका आया 1002, इसका आया 1002, इसका आया 1000, 1000, 1002, इसका आया 990, और इसका आया 1002। पहला काम क्या किया? गए वायुदाब ले लिया, वायुदाब ले लिया। अब उसके बाद क्या किया? समान बिंदु वाले 1002 वालों को जोड़ दिया। किस रेखा से जोड़ा? काल्पनिक रेखा, अदृश्य रेखा है ना। ये कितना हो गया? 1002 की समदाब रेखा। 1000 वाली समदाब रेखा कहां है? ये 1000 वाली है भाई, ये 1000 वाली। दिल्ली क्या है? दिल्ली तो यार 990, ये ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गई? समदाब रेखाएं बन गई। दिल्ली के चारों तरफ समदाब रेखाएं। इधर 1002 वाली, इधर भी 1002 वाली।
1002। ये चंडीगढ़ है, यहाँ पे देहरादून है, ऐसे बन गया। और क्या आपने मौसम का मानचित्र ऐसा बना हुआ देखा कि नहीं देखा? निम्न दाब कहां पे? अब सापेक्षिक रूप में निम्न दाब एल कहां पे लिखूं? दिल्ली पे एल लिख देंगे। वैसे तो सारा ही लो प्रेशर है, लेकिन सबसे निम्न कौन सा है? एल। तो अब क्या होगा? हवाएं दिल्ली की तरफ आएंगी, दिल्ली की तरफ आएंगी, इससे बनती है आपकी हवा, धूल, आंधी। सब लोगों को समझ में आ गया हवा कैसे चलती है? क्षैतिजिक रूप से कैसे पता चलती है? समदाब रेखाओं से आपके सामने बना के दिखा दी। और ये तो मैंने अभी सिर्फ ऐसे काल्पनिक बनाया, ये वास्तविकता में विश्व के वैल्यू लेकर, औसत वैल्यू लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने ऋतु के हिसाब से 1 दिसंबर शीत ऋतु और 1 जुलाई गर्मी का पूरा विश्व का आइसोथर्म और आइसोबार मानचित्र बनाया है। अब ये जो है, ये कैसे बनते हैं, इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, इनसे क्या समझ में आता है, ये काम भूगोल वैकल्पिक विषय के छात्र को आना चाहिए। जीएस वाले को जो स्क्रीन पे लिखवाया है उतने में काम चलेगा। चल गया इतने में? आइसोथर्म समझ में आ गया, आइसोबार, हवा भी समझ में आ गई। हवा कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो चला दें, दिल्ली में आएगी, चलाएं, दिल्ली में हवा आएगी, ऐसे चलती है। पवन समझ में आ गई। और ये कौन सी पवन है? क्षैतिजिक। क्षैतिजिक, अभी पवन भी लिखवाता हूं। सर लिखते तो हैं, थोड़ा क्लियर लिखिए ना, थोड़ा क्लियर लिखिए, नहीं लगता है। लिखते हैं तो थोड़ा क्लियर लिखिए, नहीं लगता है। अरे भाई ये क्लास है, क्लास के बाद इसे दोहराओगे, किसके साथ दोहराओगे? इस किताब के साथ दोहराओगे, अपने नोट्स को अपडेट करोगे, कोई नई चीज बताएं। या स्कूलों में भी यही किया है, यही करते हैं ना भाई, जो पढ़ते हैं उसको जाते हैं बुक से दोहराते हैं, कहीं कुछ अटकता है तो वो है शिक्षक का काम है व्यवहारिक रूप से जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपके सामने कर दिया। ऊंचाई में जाना है, क्यों दाब गिर रहा है अब आपको पता है, इसलिए गिर रहा है भाई, ऊपर हवा नहीं है और यहां पर क्या है? क्षैतिजिक है, सिंपल सी बात। तो किताब में साथ साथ कह रहा हूं, अब तक तो मैंने आपसे आग्रह किया था 10 पेज पढ़ने डेली, 10 पेज या 19 पेज? 15 बोले थे, 1 मिनट इसके हिसाब से देखे थे, हाँ 15 बोले थे, 150 पेज की है, अब तो हो जानी चाहिए थी। अभी भी बोल रहा है सर लिख रहे हैं ये वो। डन। चलिए अब किस पर आ गए? पवन। पवन, पवन, एयर इन मोशन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? विंड। एयर इन मोशन। चलती हवा क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। 15 पेज डेली पढ़ने, जहां दिक्कत हो दोबारा पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप पढ़ते जा रहे हैं, जो डाउट है वो उसका आंसर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? प्रशांत कह रहा वायु दाब पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ेगा, बीसियों चीजों का प्रभाव पड़ेगा, आपको क्यों टेंशन लेनी है, आपका ऑप्शनल है तो आपको देखना है, वरना कुछ नहीं देखना आपको वायु दाब का। ठीक है, आपको वायु दाब में कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। राहुल सिसोदिया कह रहे सर क्लास करके नहीं होगा क्या, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा? राहुल सिसोदिया, रैंक 1 का तो ये मानना है कि खुद से बुक पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप महापुरुष हैं तो मुझे पता नहीं। जो लोग इस परीक्षा को पास किए हैं, जो आपके शिक्षक हैं वो हैं, बट सर क्लास से नहीं होगा क्या? और इससे एक अनुच्छेद लिखवा लो, कपड़े खुल जाएंगे और बनेंगे आईएएस। तो कुछ नहीं, क्लास में एकदम आनंद के साथ रहो। पॉपकॉर्न रखा है कि नहीं रखा है, कोला रखे हो या कुछ और रखे हो, वो वाली चीज का सेवन नहीं करना बस। ठीक है। और प्रीति कह रही निश्चित दिशा में वायु गति पवन कहलाती है। बेटा वायु की गति करवा दो, निश्चित अनिश्चित छोड़ दो। ठीक है, आप लोगों के लिए ये थ्योरी है, मेरे लिए आजीविका रही है। जब मैं मौसम में, मैं ट्रेंड मौसम वैज्ञानिक हूँ, पानी के जहाजों पे हमें वेदर रिपोर्ट देखकर पता करना होता है कब तूफान आएगा, तूफान के किस हिस्से से कैसे बचना है, उसका बहुत भारी विज्ञान होता है।
आप लोगों को तो बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, उसमें मजाक कर रहा है चचा जो है, सर आपके से नहीं हो जाएगा, किताब पढ़ना ही पड़ेगा। ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर तुम आईएएस बनने आओ तो अलग बात है, वरना तो आए हो तो मजा में तो बहुत सही है। सर एनसीईआरटी हम 2 बार पढ़े हैं, लेकिन जब तक आप नहीं समझाते तब तक समझ नहीं आता। तो ठीक है, अच्छी बात है, 2 बार तो पढ़ लिए इन्होंने, बाकी लोग भी कर ले, और मैं साथ में पढ़ा ही रहा हूं, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एनसीईआरटी क्लास की कोचिंग ले चुके हैं, कोचिंग कोचिंग भर भर के बैठा हुआ है, लेकिन कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर से कह रहा हूं, इस क्लास के बाद और कुछ नहीं देखना है, जिम्मेदारी ले लीजिए कि भाई ये समझ आया, 2-4 को बता भी सकते हैं, पसीना कैसे आता है, ठंडक कैसे होती है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। पवन, ठीक है। पवन के चलने का कारण, इसका एक ही कारण होता है, क्या होता है? दाब, प्रवणता, बल। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दाब, प्रवणता, बल। ठीक है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्रॉस चैट ना करें। अब एक छात्र ने पूछा, सचिन सर अगर 1014 लिखा है तो ये उच्च दाब है या निम्न दाब है? तो एक आए उसकी मदद करने, बहना ये सामान्य दाब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी मूर्खता ना करें, एक दूसरे को उत्तर ना दें, गलत उत्तर हो जाता है। 1014 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो आप उसे ना तो सामान्य कह सकते हैं, ना उच्च कह सकते हैं, ना निम्न कह सकते हैं, क्योंकि दाब हमेशा क्या होता है? सापेक्षिक होता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि मेरी ऊंचाई, मेरी लंबाई, मेरी हाइट ज्यादा है या कम है, तो ये कोई कहेगा सर तुलना कर लेते हैं, किसी लंबे व्यक्ति को मेरे साथ खड़े कर दीजिए तो हम दोनों की तुलना हो सकती कि नहीं। लेकिन अगर मैं मेज पे चढ़ जाऊं और मैं कहूं देखो मैं लंबे व्यक्ति से तो ज्यादा लंबा हूं, तो मैंने क्या गलत कर दिया? हम दोनों सेम लेवल से नहीं नापे जा रहे, सापेक्ष होता है। तो 1014 कहीं भी लिखा होगा, ना तो ये उच्च है या ना ये निम्न है। अगर इसके आसपास 1016 है तो ये क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, या आसपास के क्षेत्र में 1012 है तो ये क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। समझ में आया? ये बदलता रह सकता है। डन। चलिए, तो ये दाब प्रवणता बल क्या है? दाब प्रवणता बल, ये एक टेक्निकल वर्ड है, कई बार किताब में आता है। जो छात्र लिखते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं लेकिन जब तक आप नहीं समझाते समझ नहीं आता, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दाबांतर के कारण जनित बल क्या कहलाता है? दाब प्रवणता बल कहलाता है, पीजीएफ कहलाता है। फिर ये समझ में नहीं आया? अरे भाई एक बात बताओ, तुम अपने घर की छत पे दीवार पे खड़े हुए थे, ठीक है। एक पल खड़े हुए तो दूसरे पल गिर गए। अब गिर तो गए, कैसे गिरे? सवाल ये। अब लोग पूछेंगे भाई गिरे कैसे? तो न्यूटन साहब ने कहा था, कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बल ना। तो आप ऊपर खड़े हुए थे, गिरे कैसे? न्यूटन का सिद्धांत तो एक बल मांगेगा कि नहीं? तो आपके प्रिय मित्र ने आकर पीछे से लात मारी थी, तो बल क्या था? मित्र की लात, पहला हो सकता है। दूसरा बल क्या हुआ? तेज आंधी आई, तेज आंधी आई। तीसरा हो सकता है भाई कुछ खाया नहीं था, ब्लड प्रेशर लो हुआ, चक्कर आया, गिर गया। तीनों हो सकते कि नहीं? बट तीनों केस में बल है।
तो ये जो हवा यहां से यहां पे चलने लगी है, जो चित्र हमने बनाया था, हवा यहां से यहां पर चलेगी, किस लिए चलेगी? संतुलन बनाने के लिए। लेकिन न्यूटन के लिए, न्यूटन के हिसाब से तो कोई बल होना चाहिए ना, किसी बल ने तो धकेला होगा। तो उस दाब के अंतर के बल को क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। सभी पवन के लिए, सभी पवन की उत्पत्ति का कारक क्या होता है? दाब प्रवणता बल होता है। पहली चीज तो ये हो गई। साकिब आईएस कह रहा है दबा प्रवणता दांव क्या होता है? पता नहीं कहां से लाते हो, जो बता दिया सही बता रहा हूं। ये फालतू वाले जो भी स्पेलिंग मिस्टेक कहां कहां से कुछ भी लाएगा मत करो, बहुत ही सिंपल है। अंग्रेजी भी साथ में लिख दिया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पवन को जन्म कौन देता है? पीजीएफ। पवन का जन्मदाता यही बल होता है, इसको कहते हैं पीजीएफ। ठीक है। दूसरी बात, अब इसके लिए बहुत विशेष बात बता रहा हूं। यह पवन की दिशा व गति को प्रभावित करता है। तो ये तो यहां पर हो गया जन्मदाता, उसके बाद क्या करेगा? दिशा और गति को प्रभावित करता है। साकिब आईएस यहां पे लिख दिया है। अब जो भी है यहीं पर है, दाब प्रवणता बल आपके सामने लिख दिया है, सब कुछ है, परिभाषा है, मजाक नहीं करो। समझ में आ गया? अब एक क्षेत्र है, 3 रेखाएं बना रहा हूं, 1 2 1 2 3। ठीक है। 1012 1012 1012। हवा चलेगी या नहीं चलेगी? 3 समदाब रेखाएं हैं पूरे क्षेत्रफल में, 1012 1012 1012। हवा चलेगी या नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? संतुलन नहीं कहना आपसे, अब क्या कहेंगे? दाब प्रवणता शून्य है। अब भाषा बदलनी है, अब संतुलन नहीं कहना, अब क्या कहना है? सर यहां दाब प्रवणता ही नहीं है। दाब प्रवणता होगी तभी तो चलेगी। अच्छी बात। ए बी सी 1008 1004, ये 4 मिलीबार के अंतर पर 3 समदाब रेखाएं। हवा कहां से कहां चलेगी? चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। क्यों? कौन सा बल है? दाब प्रवणता बल है। दिशा बताएं। दिशा कहां से कहां? ए से सी या सी से ए? ए से सी। क्यों? उच्च दाब और दाब प्रवणता बल की दिशा, दाब प्रवणता बल की दिशा हमेशा, दिशा सदैव उच्च दाब से निम्न की ओर। साथ में लिखवा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बट क्लास को भटकाओगे तो दिक्कत है। अब हवा को चलाने वाला दाब प्रवणता बल, हवा की दिशा देने वाला दाब प्रवणता बल। अब आपको मुझे बताना है हवा कैसे चलेगी। एक्स वाई जेड। ऑप्शन ए एक्स बी वाई सी जेड डी। उपरोक्त सभी हवा किस दिशा में चलेगी? एक्स चलेगी, वाई चलेगी, जेड चलेगी, या उपरोक्त सभी? ए बी सी डी चुने। एक्स वाई जेड या सभी?
वाई चलेगी आप कह रही हैं। कितने लोग ए एक्स चलेगी, ए एक्स चलेगी। कितने लोग बी वाई की तरह चलेगी, उच्च से निम्न जा रही है, तीनों केस में उच्च से निम्न जा रही है। सी कितने लोग सी की तरह चलेगी। और डी सर किसी में भी जा सकती है, हवा तो हाई से लो जाएगी, कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो क्लास इसमें बटी हुई है, क्लास इसमें बटी हुई है। ऑफलाइन क्लास में सब विकल्पों के लिए उत्तर हुआ है। कुछ कह रहे हैं सर एक्स की तरह जाएगी, वाई की तरह जाएगी, जेड, और कुछ कह रहे हैं हवा है कैसे भी जाएगी। अब ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर एक गेंद रखता हूं, एक गेंद रखी मैंने, तो वो गेंद यहां पे रुकी रहेगी कि नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी सीधी है। अगर मैंने एनसीईआरटी को ढाल दे दी और यहां पर गेंद रखी हुई है, तो गेंद नीचे की तरफ लुढ़क कर आएगी कि नहीं आएगी। अब मुझे बताइए, लुढ़क कर सीधी आएगी या ऐसे कि तैलती हुई ला 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 ला, या फिर उधर को निकल जाएगी। सीधी आएगी। अब सबको उत्तर समझ में आ रहा है, सीधी आएगी। अच्छा, दाब प्रवणता ये होता है, वायुमंडल की एक तरह की ढाल है। दाब प्रवणता का बल हमेशा जो समदाब रेखाएं हैं उनसे 90 डिग्री के कोण पर बनता है। तो ये हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री के कोण पर सीधी आएगी। क्यों सीधी आएगी वो भी बताता हूं, उसका भी विज्ञान है। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता से वो संतुलन पे आना चाहेगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और सदैव दिशा उच्च से निम्न होती है और समदाब रेखाओं से किस कोण पर, समदाब रेखा से 90 डिग्री के कोण पर। समझ में आया। ये आपको थोड़ा बुद्धू बनाने के लिए, गलत करने के लिए आपको कहा था, और आप शुरू से जो मन आता है वो ले लेते हैं। अब समझ में आ गया, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगी, शॉर्टेस्ट पाथ लेगी, सीधी तीर की तरह आएगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रहेगा, पी जी एफ। हवा हमेशा ऊंचे से नीचे दाब की तरफ आएगी। हवा हमेशा सबसे छोटी दूरी तय करना चाहेगी, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा ऊंचे दाब से नीचे पर 90 डिग्री के कोण पर लगेगा। ठीक है। अब समदाब रेखा एक, 1012, 1008, 1004, 1012, 1008, 1004, दोनों केस में तीन समदाब रेखाएं हैं। दोनों केस में दाब प्रवणता की दिशा, दिशा ए से सी है, ए से सी है या नहीं है। दोनों तरफ हवा चलेगी, ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। अंतर होगा V में, V1 और V2। किसकी गति ज्यादा होगी, तंत्र 1 या तंत्र 2? किसकी गति ज्यादा, किसकी गति कम? तो विकल्प है आपके पास ऑप्शन तंत्र 1 या तंत्र 2। कितने लोग तंत्र 1, तंत्र 1 में ज्यादा तेज चलेगी, तंत्र 2, तंत्र 2 में ज्यादा, और किस में कितने लोग से समान, दोनों में सेम चलेगी गति। तो किताब थी, किताब अभी देखी, किताब की ढाल। तो मुझे बताइए, इस पे मैंने गेंद रखी हुई है, मैंने इतना सा ढलान दिया और मैंने इतना ढलान दिया। पहले तंत्र 1 है, थोड़ा सा ढलान, तो यानी पहले क्या थे, सब 1012 पे थे, अब मैंने थोड़ा अंतर कर दिया, 1012, 1008, 1004, थोड़ा सा ही किया, दूरी वही है, इतनी ढलान। और अभी क्या कर दिया, 12, 8 और 4, इनको समीप कर दिया। आपने देखा, अगर मैं किताब को लेटाता हूं तो किताब को मैंने यहां पे बहुत
ऐसे लिटा दिया है, तो जब भी आपकी समदाब रेखाएं बहुत पास हैं, वो किसका सूचक है? तीव्र ढाल। और समदाब रेखाएं बहुत दूर हैं तो किसका सूचक है? मंद ढाल। तेज कब चलेगी, मंद पे या तीव्र पे? तीव्र पर। समझ में आया? तो यहां पर जो आपने लिखा था, एक और बिंदु यहां तक लिख लिया, अगला बिंदु लिखेंगे समदाब रेखाओं की दूरी। समदाब रेखाओं की दूरी वायु गति निर्धारित करती है। ठीक है? अधिक दूरी वाली रेखा का मतलब मंद ढाल, मतलब मंद गति वायु। कम दूरी, आर्य बोल रहे लिखें क्या इसको? चाचा लिख दिया है, यही छापो। कह रहा है लिखें क्या इसको? इसको लिखो बंदर। कह रहा है लिखे क्या? कुछ लोग ये कहना चाहते हैं मास्टर जी समझ आ गया, अब लिखवाओ, ये लिखो, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, भाषा आएगी। यही तो चैलेंज है। अभी तो लिखें क्या में फंसा हुआ है। मैं तो यूपीएससी में जानना चाहता हूं प्रश्न कैसा आता है। चक्रवात के समय वायु दाब की दूरी या समदाब रेखाओं की दूरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? चक्रवात के समय, जहां चक्रवात आता है, चक्रवात के बिंदु पर वायु दाब की जो समदाब रेखाएं हैं उनकी दूरी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। जब जिस भी क्षेत्र में समदाब रेखाओं का संघनन देखो, इसका मतलब वहां पर क्या होता जा रहा है? हवाएं तेज होती जा रही है। कोई ना कोई मौसमी दशा ऐसी होने वाली है जहां तेज आंधी तेज तूफान आएगा। ये आप लोगों के लिए थ्योरी है। हमें वो वेदर मैप सुबह 6 बजे आ जाएगा, दोपहर 12 बजे आ जाएगा। हम मौसम की रिपोर्ट देखकर मौसम भवन को भेजेंगे कि हमारे इधर प्रशांत महासागर में ये दशाएं चल रही हैं, तब जाकर वो अपनी रिपोर्ट आगे लेकर जाएंगे। समझ में आया सभी लोगों को? पवन समझ में आ गई? एक और चीज, पवन का नामकरण। पवन सदैव उस दिशा का नाम लेती है जहां से पवन का उद्गम होता है। ठीक है? दिशाएं बताना चाहता हूं आपको। 4 दिशाएं हैं, 4। चार प्रधान दिशा हैं। क्या है ये? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। दिशा
4 इंटर कार्डिनल दिशाएं होती हैं, उप प्रधान दिशा होती हैं। ये क्या होती हैं? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इनको हमने क्या किया? इनको हमने विभाजित कर दिया। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आपको 8 दिशाएं आनी चाहिए। हमें 32 दिशाएं सिखाई जाती हैं समुद्र में जब हम नेविगेशन करते हैं, आपको 8 आनी चाहिए। साकिब आईएएस पूछे सर तीव्र गति क्या है? देखो, आप ये ऐसे बेवकूफी के सवाल उससे बार बार पूछ रहे थे, उसने कहा मत करो परेशान, ठीक है, आप फिर भी करते रहे, तो उसने आपको हल्का सा हाथ लगा के कहा दूर हो जाओ भाई, तब भी नहीं माने, तो एक कस के छापड़ रसीद किया है। तो वो जो तेजी से गाल पे पड़ा ना, उसको तीव्र गति कहते हैं। कह रहे तीव्र गति क्या है? तब से यही लिख रहा था, यहां पे स्क्रीन पे समझाया दाब प्रवणता क्या होती, सब बताया, कहता तीव्र गति क्या है। अब ये हिंदी माध्यम का एग्जाम कैसे देगा जिसको तीव्र गति नहीं पता है? मंद गति बेटा धीमी गति, तीव्र गति बेटा तेज गति, और नाम के पीछे चाचा ने लिख लिया आईएएस। नाम तो ऐसे लिखते हैं चाचा चौधरी कि एकदम भैया आईएएस लिखने, और तीव्र और मंद पता नहीं है। ठीक है, चलिए डन। अब मेरा सवाल जवाब दे दीजिए, अब मेरा सवाल जवाब दे दीजिए। यहां पर एक हवा चल रही है, कहां पर? दिल्ली में हवा आ रही है, ये मान लीजिए दिल्ली है। दिल्ली में एक पवन आ रही है एक्स, इस पवन का नाम बताएं नियम के हिसाब से। दक्षिण पश्चिम पवन कहलाएगी ये। जयपुर से आ रही है तो पवन क्या कहलाएगी? मान लीजिए दिल्ली पर पवन आ रही है ये, इस पवन का नाम क्या होगा? उत्तर या दक्षिणी, जल्दी बताइए। उत्तर, उत्तरी पवन, क्योंकि जिस दिशा से आ रहा है, जो पूंछ होती है ना, तीर की जो पूंछ होती है, वो नाम बनेगा, ये तीर का हेड है। ठीक है, इस पवन का नाम बताइए। यूपीएससी ने पूछ लिया, मेंस परीक्षा में पूछ लिया पूर्वाई पवन क्या होती है, और पूर्वाई से संबंधित जो सांस्कृतिक भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें सांस्कृतिक क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो पूर्वाई पवन क्या होती है? जो पूर्व से आती है, क्योंकि पूर्व से आ रही है, इसी को कहते हैं पूर्वाई पवन, पूर्वी पवन। पवनों का नाम क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, सभी लोग यहां पर आइए, सभी लोग एक बात बताइए मुझे। मैं बिंदु एक्स पर हूं, मैं बिंदु एक्स पर हूं, मैं बिंदु एक्स पर हूं, मेरा प्रेशर कितना है? सभी लोग उत्तर देंगे। एक्स पर हूं, मिली बार में बताना है, मिली बार 1013। मैं बिंदु एक्स पर ही हूं अभी भी, मैं बिंदु एक्स पर ही हूं अभी भी, लेकिन मेरी ऊंचाई बदल गई। अब कितना प्रेशर है? 506। ठीक है, मैं अभी भी बिंदु एक्स पर हूं, लेकिन मेरी ऊंचाई कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? 32। अभी भी मैं बिंदु एक्स पर ही हूं, बिंदु एक्स पर ही, बट अब मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा? उसका कितना? 0.01 ना, तो कितना हो जाएगा? 10 मिली बार, है कि नहीं? तो अगर एक मानचित्र पर, अगर एक मानचित्र है, मानचित्र है और कोई आपसे कहता है एक्स का प्रेशर बताओ, तो क्या बताओगे? 1013, 506 या 10? 1013 बताओगे
506 बताओगे या 10 बताओगे? एक बिंदु है एक्स, तो आप कहोगे सुनो भाई ऐसे प्रेशर नहीं बता सकते, बताओ किस ऊंचाई की बात कर रहे हो? तो मैं कहूंगा सतह की बात कर रहा हूं, तो आप कह लो इसमें क्या 1013? नहीं नहीं, मैं 5.5 किलो, मैं किलिमंजारो की बात कर रहा हूं। अरे भाई तो पहले बताते ना यार, वहां 500 होगा, होगा कि नहीं होगा? तब से एक छात्र है बार बार छापे जा रहा है, तब से छापे जा रहा है। सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जहां भी प्रेशर हो उसको ऊंचाई के हिसाब से करेक्ट करके देखिए। करवा दिया, आप ही लोगों ने उत्तर दे दिया कि नहीं उसके प्रश्न का। एनसीईआरटी कह रही है कि कहीं पर भी प्रेशर की जो वैल्यू दी होती है उसमें ऊंचाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आप जो सामान्य मैप पे मिलती है वो किसकी मिलती है? सतह की मिलती है। अगर आप कुछ और ऊंचाई पर हैं तो आप उसके वाले प्रेशर को लीजिएगा। आपके तो जीवन में तो थ्योरी है भाई, आपके लिए तो ये किताब है। मैं बता रहा हूं कि हमारी एक बिटिया है, वो पायलट बन रही है अभी, बस कुछ समय बाद वो हवाई जहाज उड़ाएगी, ठीक है, बस फ्लाइंग आवर्स पूरे कर रही है। वो बिटिया रोज इन्हीं मानचित्रों पे काम करती है, उसकी ऊंचाई वाले हिसाब से आता है। उसकी ऊंचाई पे वायु का प्रेशर अलग होगा कि नहीं होगा? तो उनकी ऊंचाई का आकलन वो प्रेशर के मैप से करते हैं। हम पानी के जहाज चलाते हैं, वो हवाई जहाज चलाएगी, तो उन सब के लिए तो नॉर्मल सी बात है। यहां पढ़े हुए चौधरी हैं सारे के सारे आईएएस बनने को तैयार हैं। तीव्र गति पूछ रहा तब से वही लिखे जा रहा है भाई। अभी तो आपको कराया, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे। एनसीईआरटी ये कहती है कि जो सतह पर है किसी भी बिंदु का जो प्रेशर है, अगर आप ऊंचाई पर ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करेक्शन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? भाई सुनो, यहां आधा ही एटमॉस्फेयर हो गया है, यानी अगर ये 500 है और इसको इसके समतुल्य करना है तो 500 और जोड़ना पड़ेगा, इतनी सी बात है। लेकिन किसी प्रश्न का भाई ने उत्तर नहीं दिया। मैंने इतने सारे प्रश्न पूछे ना आपसे, वो कहता है दिल छोटा करते हो, दिल छोटा करते हो। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तब से वही छाप रहा है, छाप रहा है, छाप रहा है, छाप रहा है। मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो कुछ सुनो। मेरा दिल छोटा नहीं, मेरा बहुत बड़ा है भाई। मैं बहुत मजे से ये सारी चीजें मैंने खूब आनंद से की है, आनंद से करवा रहा हूँ, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के करवा रहा हूँ। बट ये साथ साथ बता रहा हूं कि अपने प्रश्नों को अगर समझ नहीं पाते हो तो इंतजार कर लो। इंतजार तो कर ही सकते हैं, और जो क्लास में चल रहा है उसे लागू तो करेंगे, लागू करेंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के प्रश्नों के उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूं। उसमें कुछ लोग इसमें मजाक कर रहे हैं कि भाई तीव्र बता दो क्या होता है। आप ये भी कर लोगे, आप ये भी कर लोगे, नमी का मतलब बता दो, और फिर कह रहे हो दिल छोटा। छोटा नहीं, चिंगारी लगा के उड़ा दूंगा, बिल्कुल उड़ा दूंगा आप ऐसा करेंगे तो। आशा है जिन्होंने ये सवाल बार बार पूछा है, जिस भी बैच में आप लोग पढ़ सकते हैं उनका सवाल, रिक्वेस्ट है कि बाकी का भी जवाब में पार्टिसिपेट करें। मुझे पता है आप 2-4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, यही वाले का जवाब नहीं मिला है। ये बेसिक से चल रहे हैं, वो क्यों नहीं हो जाएगा? बताओ उसी में उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? सब बेसिक में दिखा दूंगा। इसको सेव करना है और ये वाला स्क्रीन बच्चों के पास जाएगा। पिछली क्लास में भी सेव किया था, फाइल को सेव करो, उसको भेज दिया करो। डन? हाँ जी। हवा बन गई आज, हवा की दिशा भी आ गई। पवन अगली बार जब हवा आए तो ये मत सोचना वो याद कर रही है, मामला सिर्फ गैस का है। बच्चे को उल्टा कर दो, सब गैस रिलीज हो जाएगी। पानी भी कर दें आज कुछ, हवा हो गई, थोड़ा है 10 मिनट नमी की बात कर ले। नमी क्या होती सर? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। और सबसे बुरा तब लगता है जब ये हमारे केजीएस के बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों से क्लासेस करके आते हैं और ये शिक्षकों की जो है बेइज्जती करवाने की कोशिश करते हैं कि सर हमने बेसिक भी कर लिया, ये भी कर लिया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या एनसीईआरटी से हो जाएगा? अरे यार शिक्षक का भी कुछ तो रखो भाई। आपके शिक्षक ने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, आप दोबारा से पढ़े नहीं, कोई अपने नोट नहीं अपडेट किए, और जो एक के बाद एक करे जा रहे हो। पानी, हवा में नमी है, हवा में नमी है, जल वाष्प। इसमें शब्द क्या आएगा? जल वाष्प, वाटर वेपर। वाटर वेपर कहां पर है? ये हमारे वायुमंडल का परिवर्तनशील तत्व है कि नहीं? कितना हो सकता है? 0.4 से 4
ठीक है। चालू कह रहे हैं सर अनजान जगह पर दिशा का पता कैसे करते हैं। चालू अनजान जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, छोड़ो। है अनजान जगह पे कैसे पता करते हैं। आप एक बात बताइए, क्या हमने बचपन से नहीं सुना है कि सूरज और तारों से आप दिशा का पता कर सकते हैं। सूरज कहां पर उगता है? पूर्व में। जिस दिशा में सूर्य का उदय हुआ वो पूर्व हुआ, जिस दिशा में सूर्य अस्त हुआ वो पश्चिम हुआ। अगर सूर्य एक दिशा में उदय हो रहा है तो आप उस दिशा में नाक करके खड़े हो जाएंगे, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं? पूर्व में देख रहे हैं। आपके बाएं क्या हुआ? उत्तर हुआ। दाएं क्या हुआ? दक्षिण हुआ। सर अनजान जगह पे, अनजान जगह जाने क्या, तुम जानी मानी जगह पे चली जाओ। है अनजान जगह पे सर दिशा कैसे पता चलेगी? सब के सब जैसे ही प्रश्न बनाओ तो फिल्मी हो जाते कि मरुस्थल में मैं खो चुका हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए तो ये डरावनी वाली बात है, ठीक है। हम लोग तो समुद्र में होते हैं, बीच अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, और हमारे पास यंत्र होते हैं अपनी दिशा और वो सब जानने के लिए। बट यंत्र तो यंत्र है, यंत्र अगर फेल हो गया तो क्या? तो हमें सारी तरकीबें बताई जाती हैं कि आसमान में तारों से, सूर्य से, चंद्रमा से दिशा और गति, ये सारी चीजें वो की जा सकती। अजय कह रहे हैं सर ध्रुव तारा उत्तर की तरफ होता है। आप ध्रुव तारा देख लीजिए, उत्तर का सूचक है। दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध के तारे आप लोगों ने देखे नहीं क्योंकि आप उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। नहीं तो दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत ही क्लियर तारामंडल है, उसे सदर्न क्रॉस करते हैं, प्लस प्लस की आकृति में है वो, 4 तारे हैं, ये हमेशा हमें दक्षिण दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें, बट ये फिल्मी जो हो जाते हैं ना। अनजान जगह पर जाने पहचाने में कौन सा किसी से पूछ के पता चल जाएगा, फिल्मी। नितिन कुमार लोवांशी ये बीच बीच में अपनी बुद्धि दिखाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे नितिन कुमार जी, फिर से दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? सर पवन में क्या इतना ही पढ़ना है? जेट स्ट्रीम प्रकार, चाचा बेसिक तो पढ़ा लें, फिर जेट स्ट्रीम भी बता देंगे। ये कुछ लोग, मैं बता रहा हूं, ये सारी परीक्षाएं दे चुके हैं। वो पहले साइक्लोस बता दो, ये बता दो, और ये जवाब जो दे रहा है नितिन कुमार लोवंशी, नितिन ये ध्यान रखना है यार, बाकी टीचर जो नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं ना वो दिल से पढ़ते हैं भाई। तो जो मजाक तुम खेलना चाह रहे हो ना, कभी भी उस पर रोक देंगे हम। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है, यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, जेट स्ट्रीम पे अगर क्वेश्चन आ रहे जेट स्ट्रीम नहीं बताएंगे। भारतीय मानसून जेट स्ट्रीम से प्रभावित होते नहीं पढ़ाएंगे। ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण है, पहले निचला तो बता दें। यहाँ तीव्र और मंद क्लास बैठी हुई है, लोवंशी यहाँ पर पूरा वंश हिला के बैठे हुए सबका, मत करो बेटा। फिर से बता रहा हूं, पूरा बैच आपको देख रहा होता है। वायुमंडल में जलवाष्प है, स्थान के साथ परिवर्तित होता है। स्थान के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता है। आयतन के आधार पे कुछ जगह पे 4%, कहां पर? जलीय, तटीय, सागरीय। और कहां पर कम होगा? मरुस्थल, शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है। तो अभी थोड़ा समय कम है, आपको थोड़ा चित्रों में दिखाऊं, चलेगा? लिखवा देंगे कल। और सब लोगों से अनुरोध है, बहुत काम की किताब है, भाषा भी मिलती है और सच में अच्छे सिद्धांत हैं। और आपको जितनी कठिनाई हो सारी की सारी लेकर आओ। पढ़ते हुए जो कठिनाई है मैं आपके साथ हूं, सपने में जो कठिनाई बना रहे हो और जो इधर उधर दिखाने के लिए कर रहे हो, मैं बिल्कुल साथ में नहीं, वो फिर हम क्लास को बाधित कर रहे हैं। विषय से जुड़ा हुआ, पुस्तक से जुड़ा हुआ, आपने प्रयास किया, मैं आपके साथ हूं। आप बिना प्रयास किए केवल कपोल कल्पना करके सिर्फ क्लास में ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, गड़बड़। सर पैराग्लाइडिंग वालों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता बेटा? बिल्कुल लगेगा। पैराग्लाइडिंग जो ऊंचा जा रहा है उसको तापमान भी कम मिलेगा, उसको प्रेशर भी कम मिलेगा, सब कुछ होगा जो आप सोच सकते हैं। बट फिर मैं कह रहा हूं ये कल्पना हो जाती है। ये क्या हो जाती है? कल्पना हो जाती है। इसको निश्चित रूप से गूगल करके देखिए, इतने बढ़िया वीडियो हैं। लोग जो है
चलते हुए हवाई जहाज से एक ऊंचाई पर जाके जहां तक सेफ है कूदते हैं। हेलीकॉप्टर में आपका दाब बदलेगा, हेलीकॉप्टर में जो लोग बैठे खुले में वो होगा। आप वैष्णो देवी जो जाते हैं, वैष्णो देवी तक तो हेलीकॉप्टर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, थोड़ी मोड़ी ऊंचाई में नहीं। फिर मैंने कहा आपके काम क्या आएगा, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगर जम्मू में कटरा में आपका हेलीकॉप्टर उड़ता है, कितना उड़ता है, मान लीजिए वहां पर 35 या 40 है, 1 किलोमीटर पे जाके उसमें 6.5 काटिएगा। अगर वो 500 मीटर ही उड़ा, ज्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कल्पना मत करिए, है सारी चीजें लॉजिकल, बट अगर करना है तो इसको एक कदम आगे जाइए, यूट्यूब पे ये वाली चीज देखिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज जानकारी मिलेंगी। डन। तो ये प्रेशर है, ये आपका बैरोमीटर एनोरॉइड वाला, जिसमें मैंने आपको बताया इस तरह से बढ़ता घटता है। हवा कहां से कहां चलेगी, ठंडी हवा, भारी हवा, भारी कहां को जाएगी, इधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहां पर क्या है, ज्यादा है, यहां पर कम है। इसीलिए हमने कहा ना ऊपर जाने पर सर तापमान कम होता है लेकिन दाब क्यों नहीं बढ़ता, बढ़ाओ तो सही, माल ही नहीं है, नीचे है ना सारा माल। ठीक है, उच्च दाब ये, मीडियम और कम दाब, और ये क्या है, एयर कॉलम आपके सामने बनाया, आपने खुद बनाया, आपको याद भी रहेगा। पवन धरातल के समानांतर वायु प्रवाह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पवन होता है। जो वर्टिकल हवा ऊपर या नीचे अगर हवा चलती है वो भी एक तरह का पवन है, उसे हमें क्या कहना चाहिए, ऊर्ध्वाधर, लेकिन हमने उसके लिए शब्द बदल रखा है, उसे क्या कहते हैं, वायु धारा, एयर करंट कहते हैं। अभी क्योंकि आज मैंने आपको वर्टिकल नहीं सिखाया तो अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं। वायु दाब की ढाल समझ में आ गई, तीव्र और मंद उससे पता चलता है। और हवा, हवा के लिए नियम होता है कि हवा, ये जो है ऊपरी वायुमंडल की हवा है, जो ऊपरी वायुमंडल अभी आपको सिखाया नहीं, लेकिन हवा का निर्धारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहां होता है, केवल हवा की दिशा से पता चल सकता है। बे बैलेट इस नियम का नाम है। बे बैलेट सिखाऊंगा कब, जब आपको चक्रवात बताऊंगा तब बताऊंगा। आर्द्रता, इसी की बात कर रहे हैं। आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में व्याप्त जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, ये परिवर्तनशील है। 60% स्वास्थ्य के लिए आदर्श, तो बहुत ज्यादा आर्द्र भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत नमी वाले क्षेत्र हमारे लिए अच्छे नहीं होते, बहुत सूखे भी नहीं होते हैं। इससे क्या होती है, वर्षा इसी से होती है, हमारी खेती इसी से होती है, और ये एक हरित गृह गैस भी है। हरित गृह गैस का मतलब क्या है, ये किसको रोक लेती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड करती है वही काम H2O करती है, जो पार्थिव विकिरण बाहर जा रहा है उसको रोकेगी, उसको क्या कर देगी, रोक लेगी। 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव। ये एनसीईआरटी में, ये आपके लिए नहीं है, बट फिर भी कल इस पे चर्चा करूंगा। इससे बादल बनते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनाए हवा, हवा में क्या है, बूंदे हैं, गायब हैं, और ये दिखने लगेंगे। क्या होगा, पहले क्या होगा, संघनन होगा, संघनन से बादल बनेंगे, बादल में फिर क्या होगा, वो बूंद बन के वापस आएगी, इस तरह से बादल बनते हैं। तो ये जो आज दिल्ली में आंधी आती है, बादल नहीं बन रहा है, क्या नहीं है दिल्ली के पास, जलवाष्प भी नहीं है। जलवाष्प होगा तो उठती हवा ठंडी होगी, ठंडे से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। बूंदे जब बड़ी हो जाएंगी, देखिए छोटी, बड़ी, बहुत बड़ी, भारी, और फिर गिरने लगेंगे। ये वर्षण है। इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र है। जल वाष्पित होता है, संघनित होकर बूंद होता है, बूंद बड़ी होगी और बड़ी होकर गिर जाएगी, बारिश हो जाएगी, इसको वर्षण कहते हैं। और बर्फ क्या होती है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये -5 और -15 चला गया। पानी तब बनेगा जब वाष्प को ठंडा करके कौन से पॉइंट पे लाएंगे, संघनन बिंदु, संघनन बिंदु, या उसको कहते हैं ओसांक, कल लिखवाऊंगा। जिस तापमान पे वाष्प पानी बनेगा उसको क्या कहते हैं, ओसांक। तो ये ओसांक से ठंडा हुआ तो पानी बन गया, लेकिन अगर और ऊपर गया और हिमांक पे पहुंच गया, हिमांक मतलब अब पानी बर्फ बन सकता है, तो ये यहां पे बर्फ के कण बन जाए। सर ये ऊपर जाने पे हिमांक आएगा या ओसांक आएगा, ये कैसे पता चलेगा, आपको याद है ह्रास दर, 5 5 5 कटता जा रहा है, 5.5 6.5, तो एक बिंदु ऐसा आएगा जो संघनन का बिंदु हो गया। ठीक है, ओसांक आ गया, मान लो 44 पे चले थे, 20 ओसांक है, तो उठकर क्या आ जाएगा, 20 आया तो ओस बन गया, पानी बन गया। अभी भी नहीं रुक रहा है, ऊपर अभी भी जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 0,
तो यानी 4 किलोमीटर और चढ़ गया तो वहां पर 0 हो गया तो हो जाएगा। तो जो बर्फ गिरती है, बर्फबारी जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर क्या हुआ है, जो हमारा जलवाष्प है वो किस में बदल गया है, बर्फ में बदल गया। तो जलवाष्प बहुत महत्वपूर्ण है, आपने देखा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे समस्त पादप और जीवों के जीवन के लिए, मौसमी प्रक्रियाओं के लिए, पृथ्वी के हरित ग्रह गैस का कवच भी इसी से बनता है और पूरा का पूरा जल चक्र इससे बनता है। पानी वाष्पित होता है, वाष्प संघनित होता है, संघनित होकर कुछ क्षेत्रों में वो हिम में भी बदल सकता है, जब भारी होता है तो नीचे वर्षण की तरह से आता है। कल हम इस प्रक्रिया पे बात करेंगे। बर्फ कैसे बनती है बेटा, फ्रिज में पानी रखते हैं, फ्रिज ऑन रखते हैं, फिर उससे बर्फ बनती है। बाकी आपके सामने जो भूगोल में बनती है वो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी बर्फ आपने पूछा तो मैंने बताया। कल मिलते हैं, बढ़िया किताब है, पढ़िए, आप पढ़ेंगे मजा आएगा। और अगर आपके मन में कोई और जिज्ञासा कौतूहल होता है उसको जरूर गूगल करिए, उसको जरूर यूट्यूब पे देखिए, बहुत समझ आएगा। टेस्ट कल सुबह क्लास के स्टार्ट में टेस्ट ले लूं, एमसीक्यू से शुरू करेंगे, जलवायु पे, उसके संगठन पे, वायु पर भी करूंगा, पवन पे भी पूछूंगा आपसे, और साथ साथ में क्या करूंगा, थोड़ा सा इस पे ही पूछ लूं, आर्द्रता, बादल, ये सब तैयार करके आइएगा। डन, होमवर्क आपका, कल मिलते हैं। जय हिंद।